दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है लोथल, बी मेहरगढ़, सी मुंडीगाक, डी कालीबंगा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले। ठीक है, गेहूं के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए पर्यटन, बी संस्कृति, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विभाग। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति विभाग और मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। अगला प्रश्न है, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके, बी जॉन मार्शल, सी I.E.M. व्हीलर, डी सर ऑरेल स्टेन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए J.H. मैके। दोस्तों, चन्हूदड़ों की खोज सबसे पहले 1931 में N.G. मजूमदार और 1935 में J.H. मैके ने की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। J.H. मैके ने 1935 में और मजूमदार ने 1931 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इसे वेदांत भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने ये मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है। आर्यों का आदि देश क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सारनाथ की मूर्ति स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर कालांकित है? ऑप्शन ए कुषाण काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल, डी राजपूत काल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल। दोस्तों, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी कालसी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कालसी। कालसी देहरादून ज़िले से अशोक का शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए नरसिंहदेव वर्मन, बी राजेंद्र चोल, सी अशोक, डी कृष्णदेव राय। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरसिंहदेव वर्मन। दोस्तों, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव वर्मन ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काल पगोड़ा भी कहा जाता है, काला पगोड़ा। ठीक है, इसको काला पगोड़ा भी कहते हैं, ये भी याद कर लेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है? ऑप्शन ए है एक उष्ण महासागरीय धारा, बी प्रबल वायु धाराएं, सी खाड़ी में गिरने वाली धाराएं, डी एक धारा का नाम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक उष्ण महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय धारा है जो
20 उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 उत्तर अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के समीप पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी से ये उत्पन्न होती है, ये याद रखेंगे। एक उष्ण महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए जॉर्डन, बी सीरिया, सी टर्की, डी लेबनान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लेबनान। दोस्तों, इराक की सीमा पश्चिम में जॉर्डन के साथ लगती है, उत्तर पश्चिम में सीरिया से लगती है, उत्तर में तुर्की के साथ लगती है, तुर्की के साथ उत्तर में लगती है, पूर्व में ईरान के साथ, दक्षिण में कुवैत और सऊदी अरब से मिलती है, लेबनान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? ऑप्शन ए यूएसए, बी भारत, सी चीन, डी कनाडा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत। देश की कुल भूमि के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भारत में 46.48%। इसके बाद दूसरा नंबर है यूएसए का, अमेरिका का, इसमें 40% भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, पूर्वी सोवियत रूस में, इसमें रूस ऑप्शन में नहीं है, तीसरा नंबर है, उस पर 27.4% भूमि पर खेती होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के सीमा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। पुडुचेरी के 4 क्षेत्र हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जैसे माहे केरल में है, केरल में माहे, यनम आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में कराईकल है और पुडुचेरी दोनों है। ठीक है, कराईकल तमिलनाडु में है। ठीक है, कर्नाटक में ये इसकी सीमा नहीं लगती है, आंध्र प्रदेश यनम, केरल में माहे और तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी दोनों हैं। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी ताप्ती। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अकबर। दोस्तों, अकबर एक महान शासक था, उसकी संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, उसे प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए पुरंदर, बी रायगढ़, सी सलहार, डी शिवनेर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सलहार। शिवाजी ने 1659 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए बंदेल, बी चिंसूरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिंसूरा। बंगाल में डचों ने पहला कारखाना चिंसूरा में स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्रथमता बनाया गया। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1861, बी भारत शासन अधिनियम 1892, सी भारत शासन अधिनियम
1915, डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा राज्य की विधायिका को द्विसदनी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत के सदस्य होते हैं ऑप्शन ए जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत, बी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा, सी स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट, डी खंड विकास समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट। पंचायती राज से संबंधित विशेष प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा निर्दिष्ट हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रावधान हैं। शासन संबंधी दिए गए इसके सदस्यों का निर्वाचन संबंधित निर्वाचित क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा होता है। ठीक है, पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस कहलाता है? ऑप्शन ए कोची, बी इलाहाबाद, सी पटना, डी मदुरई। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मदुरई। दोस्तों, मदुरई में स्थित ऊंचे ऊंचे मंदिरों की वजह से इसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है। यहाँ क्या है, ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। ठीक है, इसे इसलिए पूर्व का एथेंस कहते हैं। मदुरई शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बैगई नदी के किनारे पर यह शहर बसा हुआ है। कहाँ है? तमिलनाडु में, और बैगई नदी के किनारे स्थित है। बैगई नदी के किनारे ये शहर स्थित है, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किन दो के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए कुछ मांग और पूर्ति, बी कुल बचत और निवेश, सी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच, डी मांग और ऋण की आपूर्ति के लिए राशि। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच। किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र के द्वारा बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम के संबंधों को दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी मंत्रिपरिषद। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में दोस्तों निहित होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है। ऑप्शन ए संसद के द्वारा विधि सम्मत, बी सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के आधार पर, सी संसद के प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा, डी राष्ट्रपति के स्वविवेक द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संसद के प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्ध दोष कदाचार के माध्यम से संसद के प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। याद रखेंगे, न्यायालय के न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से संसद के प्रस्ताव द्वारा संसद के प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदमुक्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 65 और 62 वर्ष, बी 65 और 60 वर्ष, सी 65 वर्ष दोनों के लिए, डी 65 और 63 वर्ष। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 65 और 62 वर्ष। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो 65 वर्ष है और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के जज 62 वर्ष। ठीक है, ये याद कर लेंगे, इनको पदमुक्ति इनकी आयु की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्रशासनिक मूल्य, बी सार्वजनिक स्वामित्व, सी नियोजित अर्थव्यवस्था, डी निजी स्वामित्व। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता निजी स्वामित्व है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहती।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण पूंजी और मांग के द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ऑप्शन ए कटक तथा भुवनेश्वर, बी हुबली तथा धारवाड़, सी त्रिशूर तथा थिरुवला, डी अहमदाबाद तथा गांधीनगर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, त्रिशूर तथा थिरुवला। कटक और भुवनेश्वर उड़ीसा में है, हुबली और धारवाड़ कर्नाटक, अहमदाबाद तथा गांधीनगर गुजरात के जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। केरल के त्रिशूर और थिरुवला शहरों को ये संज्ञा नहीं दी जाती है, ये केरल के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समृद्धि उत्सव की एक नृत्य शैली जवारा नृत्य का उद्भव किस राज्य से हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश। जवारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग समृद्धि का उत्सव मनाने के लिए इस नृत्य को करते हैं। पुरुष और महिलाएं रंगीन वेशभूषा में नृत्य करते हैं। ठीक है, महिलाएं अपने सिर पर जवारा से भरी टोकरियां रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। ऑप्शन ए चीनी मिल, बी इस्पात संयंत्र, सी अखबारी कागज़ का कारखाना, डी भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। इसमें करेक्ट आंसर सी है, अखबारी कागज़ का कारखाना। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से दो राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज्य स्थापित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान और महाराष्ट्र, बी राजस्थान और मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और उड़ीसा, डी राजस्थान और पंजाब। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1956 में पंचायती राज सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी उपाध्यक्ष। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। भारत की लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी नागपुर, सी अहमदाबाद, डी बम्बई। इसमें करेक्ट आंसर है बी नागपुर। दोस्तों, सन 1923 में झंडा सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय का एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह झंडा फहरा रहे थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र नागपुर था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का चंद्रमा पर, बी पृथ्वी का सूर्य पर, सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, डी चंद्रमा का पृथ्वी पर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रमा का पृथ्वी पर। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ये जब एक सीध में समकोण पर होते हैं तो उच्च या निम्न ज्वार आता है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए समुद्र के नीचे भूकंप, बी चंद्रमा के अभिकर्षण, सी समुद्र में ज्वार, डी चक्रवात। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप से सुनामी उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी सोवियत संघ, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। ये संविधान के 18वें भाग अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 300 अनुच्छेद 352 से 360 में इसका वर्णन है और भाग 18 में, भाग 18 याद रखेंगे। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 भाग 18। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के मध्य कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में विख्यात है? ऑप्शन ए मंजीत बाबा, बी सरोजा वैद्यनाथन, सी राम किंकर बैज, डी राजा रवि वर्मा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राम किंकर बैज। राम किंकर बैज भारतीय मूर्तिकला तथा चित्रकला में प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राधाकृष्णन, डी श्री अरविंदो। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्री अरविंदो। लाइफ डिवाइन दार्शनिक विषयों पर श्री अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म का पाठ है? ऑप्शन ए द एनालेक्ट्स, बी टोरा, सी त्रिपिटक, डी जैन अवेस्ता। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टोरा। टोरा में यहूदी धर्म के आधारभूत ज्ञान और उनकी शिक्षाएं यहूदी लोगों के लिए दी गई हैं। ये यहूदी धर्म का केंद्रीय अवधारणा को स्पष्ट करता है। बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन ए यूके, बी यूएसए, सी जर्मनी, डी रूस। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है यूएसए। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 को फ्रांस द्वारा उपहार स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था। किसने दिया था? फ्रांस ने। किसे? यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को उपहार में दिया था। ये न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी मणिपुरी, डी ओडिसी। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिसी। दोस्तों, संयुक्ता पाणिग्रही प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना हैं। उन्हें 1975 में पद्मश्री और 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, बी एन राजन, सी कमला दास गुप्ता, डी यू श्रीनिवास। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल 1913 से 1941 एक प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1913 से 1941। ठीक है, 1941 कौन? अमृता शेरगिल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, बी बलबन का मकबरा, सी ऐबक का मकबरा, डी अलाउद्दीन का मकबरा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बलबन का मकबरा। दोस्तों, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर तथा जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर तथा हुमायूं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सुप्रसिद्ध संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास के ग्रंथों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है या कहा गया है? ऑप्शन ए अमीर हसन, बी अमीर खुसरो, सी अबू तालिब कलीम, डी चंद्रभान ब्राह्मण। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमीर हसन। दोस्तों, अमीर हसन को या अमीर हसन देहलवी को उनकी उच्च गज़लों की वजह से उन्हें भारत का सादी कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, बी आलमारा, सी चांडीदास, डी झांसी की रानी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है आलम आरा। दोस्तों, आलम आरा 1931 में आर्देशीर ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसे पहली बोली फिल्म का गौरव प्राप्त है। ये मुंबई के मैजेटिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 में, ठीक है, इसको रिलीज़ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पद्मा सुब्रमण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। वो भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध रही हैं। उनके सम्मान में ढेर सारी फिल्में और वृत्तचित्र दिखाए जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई? ऑप्शन ए लीला सेठ, बी अन्ना चांडी, सी फातिमा बीबी, डी सुजाता मनोहर। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फातिमा बीबी। दोस्तों, न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई 16 अक्टूबर 1989 से 16 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक ये रही हैं। ठीक है, 1989 में ये न्यायाधीश बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, कौन? फातिमा बीबी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जो अपना कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसे पदच्युत करने के लिए अधिकार राष्ट्रपति को है, जो स्वविवेक से निर्णय लेता है। ठीक है, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है हिंदी का, शक्ति का उपासक। ऑप्शन ए पुजारी, बी शाक्त, सी वैष्णव, डी अघोरी। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शाक्त। शक्ति का उपासक शाक्त है। ठीक है, पुजारी के लिए क्या होगा? पूजा करने वाला। वैष्णव विष्णु के उपासक। अघोरी त्याज्य वस्तुओं को सेवन करने वाला। ठीक है, इसे अघोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अवधि का संबंध है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी से, बी पूर्वी हिंदी से, सी बिहारी से, डी राजस्थानी से। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें एक तत्सम है। कौन सा तत्सम है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए धर्म, बी नाच, सी आंसू, डी कैंची। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धर्म। धर्म तत्सम शब्द है, जबकि नाच आंसू तद्भव और कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ये कैंची कौन सी भाषा है? तुर्की। और नाच आंसू तद्भव शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए घनिष्ठ, बी उदय, सी खीर, डी अग्नि। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा खीर। खीर तद्भव शब्द है। ठीक है, जबकि तत्सम शब्द क्षीर होगा। इसका क्या होता है? क्षीर, सॉरी,
इसका तत्सम क्षीर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर ता, था, दा, धा व्यंजन है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दंत। उच्चारण के स्थान पर ता, था, दा, धा दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है। ठीक है, ये दंत व्यंजन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धोबी का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए धोबाइन, बी धोबिनी, सी धोबियान, डी धोबिन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होगा। अगला प्रश्न है, निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए नि प्लस निर, बी निर, सी निरा, डी नी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निर होगा। निरर्थक शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसमें करेक्ट आंसर सी है यण संधि। यद्यपि में यण संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए गो प्लस अक, बी गा प्लस यक, सी गए प्लस अक, डी गाय प्लस का। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है गए प्लस अक। गए प्लस अक क्या होगा, गायक। ठीक है, गायक का संधि विच्छेद गए प्लस अक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारकों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। हिंदी में कारकों की संख्या दोस्तों 8 होती है। डी करेक्ट आंसर है। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम, डी कोष्टक चिन्ह। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अल्प विराम। वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह ये हल्का सा ऐसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समास, बी शब्द शक्ति, सी वाक्य, डी संधि। इसमें करेक्ट आंसर संधि है डी। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यशोगान शब्द की रचना हुई। ऑप्शन ए स्वर संधि द्वारा, बी व्यंजन संधि द्वारा, सी विसर्ग संधि द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि द्वारा। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे यश प्लस गान, यशोगान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस है। इसमें कौन सा प्रधान रस है हिंदी साहित्य का। इसमें करेक्ट आंसर डी है वीर रस। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस वीर रस है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन ए साहित्यिक, बी लच्छेदार, सी औपचारिक, डी अनौपचारिक। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है औपचारिक। सरकारी पत्र की भाषा औपचारिक, शिष्ट, सरल और सुसंगत होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय संप्रदानों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। काव्य शास्त्रीय संप्रदानों की संख्या दोस्तों 6 है। नंबर 1 है रस संप्रदान, दूसरा अलंकार संप्रदान, तीसरा रीति संप्रदान, चौथा वक्रोक्ति संप्रदान, पांचवा ध्वनि संप्रदान और छठा है औचित्य संप्रदान। ठीक है, काव्य शास्त्रीय संप्रदानों की संख्या 6 है, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्यिक वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का चरित्र प्रतिबिंब होता है कथन है। किसका कथन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, बी राहुल सांकृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, डी गणपति चंद्र गुप्ता का।
इसमें करेक्ट आंसर सी है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के आलोचक, निबंधकार और साहित्यिक अनुवादक, कथाकार, कवि थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। ऑप्शन ए कबीर, बी गुरु नानक, सी दद्दू दयाल, डी केशव दास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केशव दास। केशव दास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। ठीक है, रीति परंपरा के संस्थापक और प्रचारक महाकवि थे केशव दास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को हरि ना कोई। इसमें करेक्ट आंसर, इसमें क्या कहा है, इसमें है किस कवि की पंक्ति है। ये किस कवि की पंक्ति है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है। ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भक्तिकाल। आदिकाल के बाद आने से इस काल को पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल भी कहा जाता है। श्याम सुंदर दास ने इस स्वर्ण युग नाम दिया, इसे स्वर्ण युग नाम दिया किसने? श्याम सुंदर दास ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम है। ऑप्शन ए पद्मावत, बी चंद्रावन, सी मर्गावती, डी मधुमालती। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। इस महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गोधूली क्या है? संध्या और रात्रि के बीच का समय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोधूली संध्या और रात्रि के बीच को गोधूली कहते हैं। जब गायें जंगल से चरकर वापस आती हैं उस समय को गोधूली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगोचर। अगोचर इसमें करेक्ट आंसर है बी, जो आंखों से दिखाई ना दे। ठीक है, जो आंखों से दिखाई ना दे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर। याद रखेंगे। बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। इसमें एक कहावत दी है। ऑप्शन ए ईश्वर भजन को कपास ले जाना, बी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ईश्वर भजे सो कपास ओटे। ठीक है, अब इसमें दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन, इसमें कौन सा प्रचलित रूप है? ऑप्शन सी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहावत का अर्थ है प्रमुख काम के लिए उद्देश्य को छोड़कर और कोई किसी काम में लग जाना, यानी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आपका और आप ऐसे वैसे काम को करने लगना, अपना टाइम खराब करना। ठीक है, अगला है, ये भी कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला है, राजा भोज वहाँ गंगू तेली, जहाँ राजा भोज वहाँ गंगू तेली, जहाँ राजा भोज वहाँ कैसे जाएं गंगू तेली, राजा भोज के सामने क्या बेचें गंगू तेली। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, कहावत का इसका अर्थ होगा दो लोगों के बीच बहुत अधिक अंतर होना। ठीक है, जैसे गरीब और अमीर के बीच की खाई, दो लोगों के बीच का अंतर। दी गई लोकोक्तियों का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। इसमें लोकोक्तियाँ दी हैं, इन विकल्पों में से उसका चयन करना है। ऑप्शन ए, इसमें हाँ लोकोक्ति ये है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। ठीक है, अब इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। तेते पाँव पसारिए जेती तेजी लंबी सौर। ठीक है, इसमें लोकोक्ति का अर्थ है सामर्थ्य के भीतर काम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। अब इसमें
ऑप्शन ए नहाते समय कपड़ा निचोड़ते जाना, नहीं। बी निर्धन से अधिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। सी नंगा नहाते समय किसे निचोड़ेगा। डी नंगा नहाने से कपड़े निचोड़ने नहीं पड़ते। अब इसमें करेक्ट आंसर बी है, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, इसका अर्थ यही होगा कि गरीब आदमी से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, घी के चिराग जलाना, ये मुहावरा है, घी के चिराग जलाना। ऑप्शन ए घी के दिए से उजाला करना, बी घी से हवन करना, सी वातावरण को सुगंधित बनाना, सी खुशी मनाना। इसमें करेक्ट आंसर डी है, खुशी मनाना। घी के चिराग जलाना, इसका अर्थ होगा खुशी मनाना। ठीक है, बेटे की शादी हो जाने पर किसी औरत ने घर में घी के चिराग जलाए, ठीक है, खुशी मनाई। डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 9 2 11 होना, ऑप्शन बी करेक्ट है, भाग जाना। ठीक है, इसका अर्थ होगा भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। ऑप्शन ए श्रृंगार, बी खंडन, सी पुण्य, डी मंदित। इसमें करेक्ट आंसर सी है, पुण्य। ठीक है, पुण्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप पुण्य होता है। ठीक है, क्या होता है, पुण्य। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है, ये शुद्ध नहीं है। श्रृंगार सही है, खंडन सही है, मंदित सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए बाटे मैं, ये शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुरपति का अर्थ है। ऑप्शन ए सुरापाई, बी अरबपति, सी इंद्र, डी सूर्य। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इंद्र। सुरपति का अर्थ इंद्र, जो देवताओं के राजा कहलाते हैं। ठीक है, इंद्र देवताओं के राजा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विधाता, डी चालाक। इसमें करेक्ट आंसर डी होगा, चालाक। चतुरानन शब्द का अर्थ चालाक नहीं होता है। ठीक है, चतुरानन का अर्थ सभी चतुरानन के पर्याय से है। ठीक है, चतुरानन का अर्थ चालाक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यथा स्थान में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अव्ययी भाव। यथा स्थान में अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यथा स्थान में समास है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अव्ययी भाव। यथा स्थान में समास अव्ययी भाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पुलिस, बी ऑपरेशन, सी अभिजात, ये अभिजात है, डी डॉक्टर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ये विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, अभिजात का अर्थ कुलीन होता है, कुलीन या उच्च वर्ग। ठीक है, कुलीन या उच्च वर्ग होता है, उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, अभिजात वर्ग। सी करेक्ट आंसर है, विदेशी शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गणिका का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सुंदरी, बी वैश्या, सी अप्सरा, डी पुत्रवधू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैश्या। गणिका का पर्यायवाची वैश्या होगा। गणिका के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे तबायफ, सर्वभोग्या,
ठीक है, ये गणिका के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भवितव्या का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नियति, बी भाग्यशाली, सी भविष्यवक्ता, डी दिव्यता। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नियति। भवितव्या का पर्यायवाची नियति है। भवितव्या के और भी पर्यायवाची हैं जैसे होनहार, दैव, भावी होना, ठीक है, आगम, ये सब भवितव्या के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी का विलोम है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वमुखी, बी निर्मुखी, सी बहुर्मुखी, डी बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी का विलोम इसमें क्या होगा? अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उदात्त का विलोम है। उदात्त का विलोम इसमें दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए कुदात्त, बी अनुदात्त, सी प्रतिदात्त, डी सुदात्त। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अनुदात्त। उदात्त का विलोम अनुदात्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में छत्र ज्ञा श्रा क्या है? क्या है ये दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए स्वर, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी संयुक्त व्यंजन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर रहित होता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरण या पाद किसके अनिवार्य संगठक तत्व हैं? ऑप्शन ए अलंकार, बी छंद, सी रस, डी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर बी होगा छंद। चरण या छंद, चरण या पाद छंद के अनिवार्य संगठक हैं। ठीक है, संगठक तत्व हैं। ठीक है, ये छंद सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है चार वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें सही कौन सा है चारों में वो देखना है। अंतराविरोध, बी अंतर्विरोध, सी अंतर्विरोध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से? शुद्ध इसमें कौन सा शब्द है? इसमें सी सही है, अंतर्विरोध। ठीक है, ये सही है और ये तीनों गलत हैं दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिनिधियान, बी प्रतिनिधियान, सी प्रतिनिधियन, डी परितनिधान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिनिधायन। ठीक है, प्रतिनिधायन बिल्कुल शुद्ध है। प्रतिनिधायन का अर्थ होता है प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोगों को कहीं भेजने की क्रिया को प्रतिनिधायन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक, बी प्राकृतिहासिक, सी प्रागैतिहासिक, डी प्रागैतिहासिक। इसमें शुद्ध कौन सा है? शुद्ध है ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रागैतिहासिक का अर्थ लिखित इतिहास से पूर्व, यानी वो इतिहास जो लिखा नहीं गया, लिखित इतिहास से पहले का। ठीक है, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।